लास्ट क्लास हम लोगों ने बीट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक नया टॉपिक या ना उसी वेव्स का ही नया एक पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं, नाम से समझ में आता है कि ये वेव ट्रैवल नहीं करती हैं, बल्कि ये वेव एक ही जगह पर रहती है। आप सिंपल एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक रस्सी को आपने दो दीवार के बीच में टाइटली बांध दिया है और फिर आपने उस रस्सी को थोड़ा नीचे खींच के छोड़ दिया, तो अब ये रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहेंगे। तो ये जो वेव बन रही है, ये वेव में पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। ये वेव ना तो लेफ्ट में जा रही है ना राइट में जा रही है, तो इसको हम लोग स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। अब स्टैंडिंग वेव्स बनती कैसे हैं? स्टैंडिंग वेव्स तब बनती हैं जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करके आती हैं। तो ये एनर्जी इस तरफ ले जा रही है, ये एनर्जी इस तरफ ले जा रही है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो फिर एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो बंद हो जाता है। फिर एनर्जी एक ही जगह पर ऑसिलेट करने लगती है। इसको हम लोग स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स के बारे में हम लिखते हैं इसको जो मैंने आपको बताया। When two waves of same wave properties, सेम वेव प्रॉपर्टीज का मतलब उनके पास सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम स्पीड होनी चाहिए और उनके पास सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन
डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट या अपोजिट साइड आप कह सकते हो, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ स्ट्रिंग हैव फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज, ठीक है। तो जो पार्टिकल ऊपर है यहां पे एक पार्टिकल ले लो, एक पार्टिकल नीचे ले लो, या कोई भी पार्टिकल जिसको हम एक ऊपर और एक नीचे ले रहे हैं, तो ऊपर और नीचे वाले में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है। क्योंकि स्टैंडिंग वेव्स में, जैसे ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी ट्रैवल करके जाती है, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी तो है क्योंकि पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं तो एनर्जी तो है, लेकिन ये एनर्जी कभी भी नोड को क्रॉस नहीं करती है। इन दोनों नोड्स के बीच की एनर्जी इसी के पास रहेगी और इन दोनों नोड्स के बीच की दूरी इसी के पास रहेगी, मतलब कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नोड के अक्रॉस नहीं होता है, ठीक है। तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस नोड्स, ठीक है। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि इस स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल ऑसिलेट तो कर रहा है लेकिन सबके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हैं, बट टाइम पीरियड सबका सेम। तो ये लिख सकते हैं, ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेट्स विथ सेम टाइम period, but they have different amplitudes, ठीक है। और जो पार्टिकल एंटी नोड में होते हैं उनके एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होते हैं, जो पार्टिकल नोड्स में होते हैं उनके एम्पलीट्यूड सबसे कम होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा भी है, द पॉइंट्स विच हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटी नोड्स और द पॉइंट्स विच हैव मिनिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड नोड्स। तो हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, लेकिन दो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, एंटी नोड वाला जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और नोड वाला जिसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन तब होता है जब दो ट्रैवलिंग वेव्स अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं और वो दोनों जब वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो स्टैंडिंग वेव बनती है। तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। मान लिया जाए कि एक वेव इस तरीके से आ रही है इस तरफ ट्रैवल करते हुए, और दूसरी वेव इस तरीके से आ रही है इस तरफ ट्रैवल करते हुए, ठीक है। दोनों की वेव प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब दोनों के पास सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, सेम स्पीड है। एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं इनके, बट हम लोग जनरली सेम एम्पलीट्यूड लेके ही कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहली वेव की इक्वेशन लिखते हैं a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, तो दूसरी वेव की इक्वेशन हो जाएगी a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। क्योंकि इन दोनों के पास सेम वेवलेंथ है तो k दोनों का सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा दोनों का सेम होगा, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस साइन का सिर्फ ये मतलब है कि एक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है और एक वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, ये इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ के आएगा, ठीक है। ये हमने इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स में भी पढ़ा था कि दो वेव जब मिलती हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उन दोनों के एडिशन के इक्वल होता है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, ठीक है। एक को आप चाहो तो कॉमन ले लो, ये साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी साइन बी। ये हो गया इसका फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, प्लस साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी होगा साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ठीक है। माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला टर्म दो बार आया है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a sin 2a cos
के एक्स या 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों ट्रैवलिंग वेव मिलके जो वेव बना रही हैं उसकी इक्वेशन ये, ठीक है। लेकिन ये वेव ट्रैवलिंग नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन जो होती है उसमें हमने पहले भी सीखा था, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है कुछ इस फॉर्म की ax प्लस माइनस बी टी, जहां पे वेव की स्पीड हो जाती थी कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। लेकिन यहां पर कहीं पर भी, जैसे ये ट्रैवलिंग वेव है इस फॉर्म की है, ये ट्रैवलिंग वेव इस फॉर्म की है, लेकिन ये जो इक्वेशन आई है इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई टर्म नहीं आया है ax प्लस माइनस बी टी। इसका मतलब इस वेव को हम ट्रैवलिंग वेव नहीं कह सकते हैं, ये वेव ट्रैवल नहीं कर रही है, लेकिन है तो वेव, क्योंकि दो वेव से मिलकर बनी है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो ये वेव ट्रैवल नहीं करती है, ये वेव एक ही जगह पर ऑसिलेट करती है, पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, और इसका नाम स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव है। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा और ध्यान से देखें और मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख दूं, ए एक्स साइन ओमेगा टी, जहां पे जो ए एक्स है वो है 2a cos के एक्स, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को मैंने ए एक्स का नाम दे दिया, और इसको अगर मैंने ए एक्स का नाम दे दिया तो की वैल्यू हो गई a साइन ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन जो है वो एसएचएम की है, मतलब सारे पार्टिकल y डायरेक्शन में एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन सब एसएचएम कर रहे हैं और सबका ओमेगा सेम है, मतलब सब सेम टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहे हैं y डायरेक्शन पे, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, और किस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है वो इस इक्वेशन से आपको मिलेगा। जैसे हर पार्टिकल अलग अलग दूरी पे होगा ओरिजिन से, तो जो पार्टिकल ओरिजिन से x की दूरी पर है उसका एम्पलीट्यूड इतना है। तो अगर आप पार्टिकल ओरिजिन से कितनी दूरी पर है उसका x आप रखते जाओगे तो अकॉर्डिंगली उसका एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। इस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट x, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन बता रही है, ये इक्वेशन एक्चुअली एसएचएम की है, तो ये बता रही है इक्वेशन कि सारे पार्टिकल्स सेम टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन से आएगा। और आप जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं उसका x कोऑर्डिनेट आप रख देंगे तो उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने सीखा कि स्टैंडिंग में इस तरीके से पैटर्न एक्सपैंड और कोलैप्स करता है, तो ये वाई एक्सिस है, सारे पार्टिकल इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन सारे पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो वो पार्टिकल जो यहां से x की दूरी पर है, ये पार्टिकल भी तो ऑसिलेट कर रहा होगा, और इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो x के बराबर है, मतलब वो मीन पोजीशन से ax ऊपर जाएगा और ax नीचे आएगा। कौन सा पार्टिकल, जो ओरिजिन से x की दूरी पे है। तो अगर आप x कोऑर्डिनेट उसका रख दोगे तो उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। बाकी सारे पार्टिकल एक साथ एक टाइम पीरियड पे ही ऑसिलेट करेंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट होता है। तो कोई भी इक्वेशन जो इस तरीके से लिखी जाएगी वो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होगी। हमने एक एग्जांपल लिया है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन को समझने का, लेकिन स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके का हो। cos के x sin ओमेगा टी है, वैसे ही sin के x cos ओमेगा टी भी हो सकता है, दोनों साइन हो सकते हैं या दोनों cos हो सकते हैं। तो हम लोग स्टैंडिंग वेव को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी होगी तो हम उसको समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी ये बात समझनी है कि अगर इन दोनों ट्रैवलिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड a और a थे तो यहाँ पर 2a का टर्म आता है, और 2a बेसिकली वो एम्पलीट्यूड है जो कि एंटी नोड वाले का होगा। तो अगर ये पार्टिकल एंटी नोड है तो इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, और इसका एम्पलीट्यूड होता है 2a के बराबर, ठीक है। तो 2a सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, बाकी 2a इसलिए आएगा अगर दोनों के पास a और a था, ठीक है। तो ये समझना है कि अगर यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है इसका मतलब होगा कि ट्रैवलिंग वेव के एम्पलीट्यूड उनके आधे रहे होंगे। बाकी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि स्टैंडिंग वेव्स में साइन और कॉस का टर्म आया, वैसे कॉस साइन या दोनों कॉस होंगे। तो हम लोग डिवाइड करते हैं स्टैंडिंग वेव को। पहले मैं डिवाइड करता हूं साइन टाइप की स्टैंडिंग वेव, कि कोई भी स्टैंडिंग वेव है उसको हम साइन टाइप कब कहेंगे,
और कॉस टाइप कब कहेंगे। ठीक है, अगर इक्वेशन आपको दी हुई है, मान लेते हैं 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ये साइन टाइप स्टैंडिंग वेव है। यह इक्वेशन दी है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये दोनों साइन टाइप की स्टैंडिंग वेव है। तो कैसे पता चलेगा साइन टाइप की स्टैंडिंग वेव है? साइन टाइप की स्टैंडिंग वेव में एक टर्म साइन और दूसरे टर्म कॉस का होता है। ठीक है, ये साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स है या साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, लेकिन एक साइन और एक कॉस है। हमने ये भी सीखा कि स्टैंडिंग वेव जब बनती हैं, जैसे ये स्टैंडिंग वेव है, तो इस स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन जो हुआ होगा ये किसी दो ट्रैवलिंग वेव से मिलने से हुआ होगा। तो हम अब ये पता करेंगे कि इनमें कौन सी दो ट्रैवलिंग वेव थी जिनके मिलने से ये स्टैंडिंग वेव बनी है। पहली बात तो अगर ये 2a है तो हम ये कहेंगे कि स्टैंडिंग वेव जो थी, सॉरी ट्रैवलिंग वेव जो थी, उनके एम्पलीट्यूड a होंगे, और क्योंकि हम ये साइन टाइप बता रहे हैं तो यहाँ पे साइन होगा, ये पहली ट्रैवलिंग वेव हो गई, और दूसरे को लिखोगे a साइन, इसके साथ भी ब्रैकेट लगा दोगे, मतलब दोनों ट्रैवलिंग वेव साइन टाइप की हैं, तो ये भी a साइन और ये भी a साइन लिख दोगे। बस अंतर ये होगा कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी और एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। अब इस बात को ध्यान देना है कि साइन के साथ क्या लगा है। साइन के साथ लगा है ओमेगा टी, तो आप लिखेंगे एक बार ओमेगा टी माइनस के एक्स और एक बार लिखेंगे ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। वहीं पर यहां पर अगर हमें लिखना है तो ये भी साइन टाइप है, तो आप ए साइन लिखेंगे और y2 को भी लिखेंगे ए साइन। ठीक है, लेकिन अब ब्रैकेट में जो आना है उसमें देखना है कि साइन के संग क्या लगा है। साइन के संग यहां लगा है के एक्स, अगर के एक्स लगा है तो एक लिखेंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी और दूसरी लिखेंगे के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक, तो अगर साइन के संग ओमेगा टी लिखा है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, और साइन के संग के एक्स लिखा है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ये जो स्टैंडिंग वेव है जिसमें एक साइन और एक कॉस आता है, ये साइन टाइप की स्टैंडिंग वेव होती है। और अगर स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दी है तो किन दो ट्रैवलिंग वेव से मिली है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी स्टैंडिंग वेव होगी कॉस टाइप की। कॉस टाइप की स्टैंडिंग वेव में दोनों टर्म्स कॉस के होंगे, कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये हो सकता है, या दोनों टर्म साइन के होंगे, 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। तो जो कॉस टाइप की स्टैंडिंग वेव है उसमें दोनों टर्म्स कॉस के मिलेंगे आपको, या दोनों टर्म्स साइन के मिलेंगे। ठीक है, और साइन टाइप की स्टैंडिंग वेव में एक साइन और एक कॉस होता है। अब अगर इसमें दो वेव्स हैं जिनके मिलाकर ये वेव बनी है तो हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू ए कॉस, ब्रैकेट में कुछ आएगा, y2 इज इक्वल टू ए कॉस, इसके भी ब्रैकेट में कुछ आएगा। ठीक है, अगेन y1 इज इक्वल टू ए कॉस, क्योंकि ये भी कॉस टाइप की स्टैंडिंग वेव है, और y2 इज इक्वल टू ए कॉस, कॉस टाइप की स्टैंडिंग वेव। ठीक है, यहां पर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कॉस के संग क्या लगा, क्योंकि कॉस के संग के एक्स भी है, कॉस के संग ओमेगा टी भी है। तो आप चाहो तो के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स प्लस ओमेगा टी ये लिख दो, या ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख दो, वो लिख दो, कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वेशन एक्चुअली सेम होती हैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा ही होता है, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आप के एक्स माइनस ओमेगा टी तो दूसरा के एक्स प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस के एक्स तो दूसरा ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम। साइन टाइप की स्टैंडिंग वेव में अगेन एक को हम लिखते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी और दूसरे को हम लिखते हैं के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, बट यहां पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। ठीक है, और यहां पे हमें ये देखना है कि ये आएगा कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा cos के एक्स cos ओमेगा टी माइनस साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। तो आपको इस इक्वेशन में यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है, तो जो इक्वेशन माइनस वाली थी उसको आप वैसे ही रहने दोगे, लेकिन जो इक्वेशन प्लस वाली है उसके बाहर माइनस का साइन लगता है। ठीक है, तभी मैथमेटिकली हमको ये इक्वेशन मिल पाती है। तो कॉस वाली स्टैंडिंग वेव में आपको ये याद रखना है कि जब दोनों टर्म साइन के होंगे तो दोनों तो है तो कॉस वाली, तो एक को हमने लिख दिया के एक्स माइनस ओमेगा टी और दूसरे को के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखे, लेकिन बाहर जो होगा वो माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं
कि कौन सी दो ट्रैवलिंग वेव मिलकर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसके ऊपर हम कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ traveling waves which will form standing wave of equation y is equal to 20 cos 2 pi t sin 4 pi x। ठीक है, ये हमको इक्वेशन दी है। क्योंकि एक टर्म कॉस का और एक टर्म साइन का है, तो जो दो ट्रैवलिंग वेव होंगी, ये 20 है तो आधा कर देंगे 10 साइन, एक इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी हो जाएगी 10 साइन, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। दोनों साइन टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि एक टर्म कॉस का एक टर्म साइन का है। फिर आपको ये देखना होता है कि साइन के साथ क्या लगा है। तो साइन के संग लगा है 4 पाई एक्स, तो एक होगा 4 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी, और एक हो जाएगा 4 पाई एक्स प्लस 2 पाई टी। इस तरीके से आप दोनों ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और हमें समझनी है। हमने ये तो समझ लिया कि भाई स्टैंडिंग वेव हमें अगर दी होंगी तो इन्हीं चार में से कोई फॉर्म होता है स्टैंडिंग वेव का, और उन चार स्टैंडिंग वेव के फॉर्म को देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन सी दो ट्रैवलिंग वेव से मिलकर बनी होगी। बाकी एक बात हमें और ये समझनी है कि जो स्टैंडिंग वेव दिखती है वो बेसिकली आपको ये समझना है कि जो ओरिजिन होता है जनरली या तो ये नोड होता है, नोड का मतलब पार्टिकल्स इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं, ओरिजिन नोड है, या दूसरा ये हो सकता है कि ओरिजिन जो है ये एंटी नोड। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बताएगा तो आप ये देखना है, जैसे यहां पे देखना है तो ये है ओरिजिन इज एंटी नोड, ये एंटी नोड दिख रहा है आपको, और यहां पे है ओरिजिन इज नोड। तो अब हमें इसमें भी एक अंतर दिखता है, और हमें जो चार इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं उन चार इक्वेशंस को अगर मैं एक बार फिर से यहां पे लिख दूं, तो चार इक्वेशंस जो आई थी वो आई थी, पहली स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आई थी साइन टाइप में 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, दूसरी आई थी 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, तीसरी आई थी y इज इक्वल टू 2a कॉस टाइप की इक्वेशन कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, और चौथी आई थी 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। ये दोनों कॉस टाइप की थी, ये दोनों साइन टाइप की थी। ठीक है, अब इसमें हमें अगर पता करना है कि इन चार में से कोई भी दो इक्वेशन इसकी हो सकती है, और वो कौन सी दो इक्वेशन से अगर हमें पता करना है तो उसका एक सिंपल तरीका ये आप समझें। हम जब साइन का ग्राफ बनाते हैं तो ये एस ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और जब कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो ये इधर से स्टार्ट होता है। तो ये ग्राफ है साइन का और ये ग्राफ है कॉस का। तो जो पार्टिकल में यहां पर नोड है वो साइन एक्स के फॉर्म का होना चाहिए। इसका मतलब जहां पर आपको साइन के एक्स दिख गया, ये साइन के एक्स दिख रहा है, और कहां दिख रहा है साइन के एक्स, यहां साइन के एक्स दिख रहा है। तो जहां पे आपको साइन के एक्स दिख जाएगा, ये हो जाएगा वो इक्वेशन जिसके लिए क्या होगा, ओरिजिन नोड होगा। तो जिसके पास भी साइन के एक्स का फॉर्म दिखेगा स्टैंडिंग वेव्स में से, उसके लिए ओरिजिन जो होगा वो नोड हो जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे देखते हैं तो ओरिजिन पे एंटी नोड है, और एंटी नोड कॉस एक्स का होता है। तो कॉस एक्स कहां है, यहां पे कॉस एक्स दिखता है, यहां पे कॉस एक्स दिखता है। तो जो इक्वेशन ये होगी उसमें हमको कॉस के एक्स का फॉर्म दिखना चाहिए। ठीक है, और कॉस के एक्स का फॉर्म हमको एक ये दिखता है और एक ये दिखता है। तो ये जो वेव है ये इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, और ये जो वेव है इन दोनों में कोई भी हो सकती है। तो क्या सिंपल तरीका है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो साइन के एक्स वाला में होना चाहिए, और अगर एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होता है, एंटी नोड से स्टार्ट होता है, तो कॉस के एक्स का फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ा। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंडिंग वेव्स जो दो तरीके की हो सकती है, एक होती है ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। तो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव स्टार्ट करेंगे।